अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम रिमेनिंग 2 एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हैं 2, जिसमें था आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, जबकि आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें वॉल्यूम आपका फिक्स होता है। और दोनों एप्लीकेशन में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो है वहाँ पे देखा था और उसकी एक्सप्रेशन को हमने ड्राइव किया था। आज हम करने जा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस और आज ही की क्लास में हम लास्ट एप्लीकेशन एडियाबैटिक प्रोसेस भी कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट देखिए, आइसो जिस तरह आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोबैरिक मीन सेम प्रेशर, आइसोकोरिक मीन सेम वॉल्यूम, यानी चेंज नहीं होता वॉल्यूम। और आइसोथर्मल का मतलब स्टूडेंट इसी तरह से है, आइसो मीन सेम एंड थर्मल मीन टेम्परेचर। इट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर फिक्स रहता है। इट मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, यानी जिसमें डेल्टा टी आपका ज़ीरो हो। डेल्टा टी ज़ीरो होने का मतलब ये है कि आपका पूरे प्रोसेस के अंदर ऑल ओवर द प्रोसेस दिस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सपोज़ करें टेम्परेचर आपका T1 था और 30 डिग्री सेल्सियस था या 80 डिग्री सेल्सियस था आपका टेम्परेचर इनिशियली। आपने सिस्टम को हीट किया। हम सबको पता है कि हीट करने पे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन ऐसा प्रोसेस जो आइसोथर्मल प्रोसेस हो उसमें आप सिस्टम को भले हीट करें लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? उसका रीज़न आपको नीचे एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कम्प्लीटली कि हमने सिस्टम को हीट किया। ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम है, सिस्टम को हम हीट कर रहे हैं, लेकिन हीट तो जा रही है सिस्टम में, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। यानी जो टेम्परेचर T = 80 डिग्री सेल्सियस था और हीट देने के बाद भी ऑन नेक्स्ट स्टेट उसका टेम्परेचर सेम रह रहा है, यानी टेम्परेचर 80 ही रह रहा है। इसका मतलब है कि उसमें हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है। एब्जॉर्ब करने के बाद सिस्टम ने, यानी सिस्टम में हीट ऐड हो जाने के बाद सिस्टम ने वर्क डन ज़रूर किया होगा, यानी जितनी भी हीट होगी वो सबकी सब वर्क डन में कन्वर्ट हो गई होगी, लेकिन सिस्टम का अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा होगा, यानी सिस्टम के अंदर कोई इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं आया होगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी। जैसे जैसे किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है उसका टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन कंप्लीट कर ली। आइए एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। सेम जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एडियाबैटिक और आइसोबैरिक और आइसोकोरिक के अंदर हमने सिस्टम को अज्यूम किया था, वैसे ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एन आइडियल गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। ठीक है, आपके सामने पिस्टन सिलेंडर डिवाइस बनाई हुई है और इसके अंदर मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, और हमने कहा कि इसका जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल है, यानी ये मूव हो सकता है इस दफ़ा, फिक्स नहीं है, क्योंकि फिक्स का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होना। हम इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रख रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। वॉल्यूम चेंज होगा इसमें, प्रेशर भी चेंज होगा इसमें, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है फिगर के अंदर कि सर आपने पिस्टन बनाया, पिस्टन के ऊपर आपने 3 ब्लू मार्कर से मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए हुए। इट रिप्रेजेंट द प्रेशर। ठीक है, इसको मैं प्रेशर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि 3 ब्लॉक है तो 3 ब्लॉक का प्रेशर आया हुआ है इसके ऊपर। जैसे ही मैं इसके ऊपर से एक ब्लॉक हटा दूंगा, 2 ब्लॉक कर दूंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर कम होगा पिस्टन ऊपर मूव करेगा और वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। आपको पता है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यू कैन से दैट वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, बॉयज़ लॉ के नज़दीक हम जानते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देखें तो आपस में इन्वर्सली है। जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, जैसे हम प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स जो हैं पिस्टन के ऊपर, पिस्टन की ब्लैक कलर की आपको लाइन नज़र आ रही होगी ब्लैक मार्कर से, दिस इज़ पिस्टन। ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं यहाँ से एक ब्लॉक को हटा देता हूँ, यानी प्रेशर को मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ, प्रेशर रिड्यूस कर देता हूँ, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी इसका पिस्टन का कम नीचे होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं ब्लॉक हटाऊँगा यानी प्रेशर कम करूँगा, लेकिन अगर मैं 3 ब्लॉक्स हैं, अगर मैं 4th ब्लॉक, एक और ब्लॉक लाके इस पिस्टन के ऊपर रख दूँगा तो वापस से नीचे मूव करेगा। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर गैस कंप्रेस होगी, प्रेशर कम करने पर गैस एक्सपेंड होगी। ठीक है स्टूडेंट, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आते हैं बैक टू द एक्सप्लेनेशन। कंसीडर एन आइडियल गैस कंटेन इन अ सिलेंडर हैविंग फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन, जो कि आपके सामने है। फिर अगेन लेट द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड पिस्टन आर हीट इंसुलेटिंग। ठीक है, यानी मैं नहीं चाह रहा कि मेरी हीट सिलेंडर्स के वॉल से जाए या पिस्टन से मैं अपनी हीट को ऐड करूं, जबकि मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ बेस जो हो, इस सिलेंडर की जो बेस है, हीट हमेशा बेस से एंटर करे सिस्टम में। और अगर मैं डेल्टा क्यू इसमें एंटर करूँ तो अब देखिए क्या होगा, डेल्टा क्यू होगी बेस से एंटर, बेस बनेगी आपके सामने ये, यहाँ से डेल्टा क्यू अंदर इन होगा। ठीक है,
देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी है मैंने किसकी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। आपने इसको और समझना है स्टूडेंट कि क्या हुआ ऐसा कि हमने सिस्टम को हीट किया और सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ा, क्योंकि आइसोथर्मल में हमने टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना होता, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ सकता, टेम्परेचर फिक्स रहता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट वी आर सप्लाइंग द हीट एंड टेम्परेचर इज़ नॉट चेंजिंग और टेम्परेचर इज़ नॉट इंक्रीजिंग। तो स्टूडेंट देखिए कि व्हेन वी प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे जो हीट का जिक्र किया गया है वो है डेल्टा क्यू, यानी अगर हम सिस्टम में हीट देंगे, डेल्टा क्यू एनर्जी फराहम करेंगे टू द सिस्टम, देन टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, और हम ये भी चाह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। इसका मतलब ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा बात स्टूडेंट, इस सिस्टम की का टेम्परेचर जो है वो है T, ठीक है। मैं T1 T2 नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, इसको मैंने T कह दिया, ठीक है। अगर टेम्परेचर T है तो इसकी इंटरनल एनर्जी U है, ठीक है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे आपके सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी इंटरनल एनर्जी राइज होती है, ठीक है स्टूडेंट। इंटरनल एनर्जी राइज होने का मतलब यही है कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैंने अमाउंट ऑफ क्यू हीट सप्लाई किया, इसका टेम्परेचर था T। जैसे ही, सुनेंगे स्टूडेंट बात को बहुत गौर से, जैसे ही क्यू अंदर गया तो ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब आप कहेंगे सर जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। हमने सीखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप कहेंगे सर जैसे ही हम इसको हीट देंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे ही बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आप कहेंगे सर ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं हुआ। तो क्या होगा ऐसा इस सिस्टम के अंदर कि टेम्परेचर हीट भी जाएगी अंदर, जैसी मॉलिक्यूल को हीट लगेगी तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहेगी, लेकिन टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, मैं चाहता हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं खुद से कर दूंगा, वी डिक्रीज द प्रेशर स्लोली, हम यहाँ से प्रेशर को कम कर देंगे। यहाँ से हमने हीट दिया, हीट की वजह से मॉलिक्यूल में हरकत आने लगी, जैसी हरकत आने लगी और हमें ये शुबा हुआ कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हमने यहाँ से प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। जैसे ही प्रेशर कम किया तो ये पिस्टन ऊपर मूव किया, और पिस्टन मूव करेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बजाय फिर वही नॉर्मलाइज हो जाएगी, नहीं वही सेम काइनेटिक एनर्जी रहेगी जो इनिशियल थी, और आपका टेम्परेचर फिक्स रहेगा। यानी ये हुआ नेक्स्ट स्टेज के अंदर, जो पिस्टन था वो ऊपर मूव कर गया, ठीक है। ये पिस्टन जो मैंने रखा हुआ है ये ऊपर यहाँ पर मूव कर गया। क्यों मूव कर गया, क्योंकि मैंने जो प्रेशर था वो रिड्यूस कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। इट रिप्रेजेंट्स कि जब आप, जो शुरू में मैंने बात की आपसे कि जब किसी चीज़ पे आप प्रेशर को कम करेंगे, ऊपर से हटा देंगे, तो वो एक्सपेंड कर जाएगी गैस, और गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट हमने प्रेशर कम क्यों किया, ताकि वॉल्यूम बढ़ जाए और गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो जाए। जब भी गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड होते हैं, स्टूडेंट याद रखिएगा मेरी बात, जब भी गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड होते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसी का आपको वाइस वर्सा बताएं तो जब भी आप किसी चीज़ को, गैस को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने के नतीजे में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, जब करीब आएंगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी का अपोजिट है कि जब आप किसी गैस को एक्सपेंड करते हैं तो उन्हें और ज़्यादा जगह मिलती है खुलने के लिए, एक दूसरे से सेपरेट होने के लिए और ज़्यादा जगह मिलती है, लिहाजा उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो और कम हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने हीट दी, हीट देने की वजह से आप सब ये तसव्वुर करेंगे कि सर टेम्परेचर बढ़ेगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, यानी सिस्टम में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन उसके बरक्स अगर मैं प्रेशर कम कर दूं और गैस एक्सपेंड कर जाए तो गैस के एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज़ होना चाहिए। तो इसकी वजह से इंक्रीज़ होना और इसकी वजह से डिक्रीज़ होने का मतलब है कि टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ओवरऑल टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। इसमें हमने ये सीखा कि सिस्टम में हीट भी जा रही है लेकिन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये स्टेट 1 थी, ये स्टेट 2 है। स्टेट 1 में हम यहाँ पर थे, स्टेट 2 में हम यहाँ पर हैं, यानी वॉल्यूम भी चेंज हो गया। वॉल्यूम क्या था यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मैं, इनिशियल वॉल्यूम, मैं यहाँ पे यूँ नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ ये इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम कंप्लीट जो हो गया वो V2 हो गया। इसी तरह प्रेशर यहाँ पर P1 था स्टेट 1 पे, स्टेट 2 पे प्रेशर P2 हो गया, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर T यहाँ पर स्टेट 1 पे भी T था, स्टेट 2 पर भी T रहेगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तभी हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल कहलाएगा, अदरवाइज आइसोथर्मल नहीं कहलाएगा। और टेम्परेचर सेम होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी किस्म का इंक्रीज़ नहीं हुआ, किसी किस्म का चेंज इंटरनल एनर्जी में देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिखता हूँ कि सिंस देयर इज़ नो टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको कि सिंस देयर इज़ नो टेम्परेचर डिफरेंस बिकॉज इट इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस,
and in isothermal process the temperature is not increasing and decreasing, temperature remain constant, therefore there is no change in temperature. ठीक है, टेम्परेचर का चेंज जीरो होगा, therefore since and therefore जो डेल्टा यू है आपकी इंटरनल एनर्जी, आप इसको वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने नोट्स जो वाले बच्चे फॉलो कर रहे हैं, नोट्स में तमाम तरह चीज़ें इसको कंप्लीट लिखी हुई हैं एक्सप्रेशन के साथ। हम ये कहेंगे डेल्टा यू ज़ीरो हो गया। ठीक है, किसके लिए? हमेशा आइसोथर्मल में जब भी आइसोथर्मल का नाम आएगा दो चीज़ें आपके जहन में आएंगी। आइसोथर्मल का मतलब है डेल्टा टी ज़ीरो, यानी नो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर इज फिक्स एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट। इफ़ डेल्टा टी इज़ ज़ीरो देन डेल्टा यू इज़ ऑल्सो ज़ीरो, यानी इंटरनल एनर्जी में राइज नहीं होगा। और इसका मतलब इवेंचुअली हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पड़ेगा अकॉर्डिंग टू FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कि डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यानी हमने जनरलाइज वे में क्या सीखा था कि जब हम किसी सिस्टम में हीट इंसर्ट करवाएंगे, यानी हीट एब्जॉर्ब करेगा कोई सिस्टम, तो हीट एब्जॉर्ब करके दो काम में यूटिलाइज करेगा। एक सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, यानी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएगा, और सेकंड वर्क डन करेगा, यानी आपका पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा, वो कोई डिस्प्लेसमेंट करेगा और वर्क डन कहलाएगा। यहाँ पे हमने सीखा अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यही इक्वेशन जो अभी मैंने आपके सामने लिखी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो क्या बन जाएगी? डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि डेल्टा यू ज़ीरो होता है आइसोथर्मल में, लिहाजा डेल्टा यू को यहाँ से हटा दो तो क्या बन जाएगा? द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन। ठीक है, यानी जो सिस्टम में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो सब की सब यूज़ किस में हो रही है? वर्क डन करने में, क्योंकि डेल्टा टी तो बढ़ नहीं रहा, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन होगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट कंप्लीट जो है वो एक्सप्रेशन आ गई है। आप इसको नाम भी दे सकते हैं, कोई देना चाहें तो। ये हमें आइसोथर्मल प्रोसेस का रिजल्ट है। अब अगर आप इसका रिजल्ट बयान करना चाहें अल्फाजों में, तो क्या बताएंगे कि दिस एक्सप्रेशन शोज दैट इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम is completely converted into the work done, which is basically practically impossible। ठीक है, एक्चुअल लाइफ में, एक्चुअल प्रोसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जो भी हीट दें वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंज इन इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इन इंटरनल एनर्जी हीट कैन नेवर बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क डन। ठीक है, यानी ये तो वो मिसाल हो गई कि हम जितनी हीट दे रहे हैं उतने का हमें काम मिल रहा है, जो इनपुट दे रहे हैं वही आपको आउटपुट में मिल रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हमेशा जो एफिशिएंसी होती है वो लेस देन 100 होती है, यानी जो आप इनपुट दे रहे हैं कम्प्लीटली आपको आउटपुट में वर्क डन नहीं मिलेगा। यानी जितनी हीट मैं दे रहा हूँ उतना कम्प्लीटली कभी भी वर्क डन नहीं होगा, कोई ना कोई हीट रिजेक्शन ज़रूर होगी और आपकी एनर्जी वेस्ट हो सकती है, आपका इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी राइज कर सकती है, लेकिन कभी भी ये सिलसिला नहीं होगा। इसलिए इसको परपेचुअल मशीन का भी नाम देते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन। ठीक है, PMM, परपेचुअल मोशन मशीन। ठीक है, क्योंकि ये एक तस्वुराती जो है मशीन है, क्योंकि ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई जा सकती जिसमें हम जो भी हीट सप्लाई करें वो टोटली जो है वर्क डन में कन्वर्ट हो। लेकिन क्योंकि हमें अपने कोर्स के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ना है और ये प्रोसेस हमें बहुत सारे डिफरेंट आगे साइकिल्स में काम आएगा। ठीक है, अगर आप बड़ी क्लास में जाते हैं इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी तक पहुँचते हैं तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, पावर प्लांट्स वगैरह के तमाम सब्जेक्ट्स में आपको ये प्रोसेस बहुत दफ़ा देखने को मिलेगा। तो उसमें आपकी जो अजम्पशंस की जाती हैं हमें यहाँ पर, वो बहुत काम आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू के, इसकी रिजल्ट भी आप लिखना चाहें तो लिख लें। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डिटेल भी करवा सकता हूँ कि द टोटल हीट सप्लाइड इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन। ठीक है, एंड विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, इन एक्चुअल प्रोसेस इट डज़ नॉट हैपन एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज परपेचुअल मोशन मशीन। ठीक है, अब स्टूडेंट इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं हम। आइए स्टूडेंट, तो हम देखते हैं, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं आप कि मैंने ग्राफ बनाया है जिसमें वॉल्यूम जो है आपका वो y एक्सिस पर है, जबकि प्रेशर आपका y एक्सिस पर है। अगर मैं स्टेट 1 की बात करूँ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर फिगर आपके सामने मैंने यहाँ पे रब नहीं की, यहाँ पे रखी हुई फिगर। अगर मैं पहली पोजीशन की बात करूँ तो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। ठीक है, और प्रेशर ज़्यादा है, आप देख सकते हैं प्रेशर के 3 ब्लॉक्स पड़े हुए। स्टेट 2 पे जाके प्रेशर कम हो जाएगा, 2 ब्लॉक्स पड़े हुए, तो इसका मतलब प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब है हमारा पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, प्रेशर ज़्यादा है उसमें और वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज़्यादा है। सेकंड स्टेट में प्रेशर गिर जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी वो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप थोड़ा सा कर्व में बनाते हो, यानी पैराबोलिक कर्व की तरह से बनाते हैं हम। ठीक है, इस तरह से मैं आप पॉइंट वापस से रब कर दूँ कि आप मैंने आपको ज़्यादा स्ट्रेट दिखाना है यहाँ पर।
तो इसको, ठीक है, ये हमारे पास एक पैराबोलिक कर्व बनेगा। इस पैराबोलिक कर्व को हम आइजोथर्म कहते हैं। आइजोथर्म का मतलब ये ऐसा कर्व है जिस पे ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मैं आपको यूँ भी दिखाता हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इनिशियल पॉइंट की, तो प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V1 और टेम्परेचर कितना है T। जब स्टेट 2 पे मैं पहुँचा, स्टेट 2 पे प्रेशर P2 हो गया, कम होकर रिड्यूस हो गया, प्रेशर नीचे आ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, V1 से V2 बढ़ गया, तो वॉल्यूम यहाँ पर V1 था, यहाँ पे V2 हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, जबकि टेम्परेचर फिर से T रहा। T फर्स्ट स्टेट पर भी T था और सेकंड स्टेट पर भी T था, क्योंकि हम आइजोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं और आइजोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। चाहे फर्स्ट स्टेट हो चाहे सेकंड स्टेट हो, टेम्परेचर आपका T रहेगा, ठीक है। और हमेशा आइजोथर्म आपके पास ऐसा ही बनेगा, इसे कहते हैं आइजोथर्म। और आइजोथर्म हमेशा से पैराबोलिक कर्व होता है, थोड़ा सा कर्व होता है, इसको कभी भी स्ट्रेट नहीं बनाएगा। अगर PV कर्व आता है और आप इसको स्ट्रेट बना देंगे तो ये जो है वो आपका सूटेबल ग्राफ नहीं होगा। आइजोथर्म में हमेशा हम एक कर्व बनाते हैं। अब जब मैं एडियाबैटिक करूँगा तो एडियाबैटिक का भी ग्राफ बताऊँगा। एडियाबैटिक का ग्राफ बिल्कुल सेम होता है, बस थोड़ा सा और स्टीपर हो जाता है, यहाँ आ जाएगा और सीधा आ जाएगा, स्टीप में आ जाएगा, उसकी स्लोप थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जबकि आइजोथर्म जो होता है आपका थोड़ा सा स्टीपर नहीं होता, लेस स्टीपर होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से जाता है। तो ये आपने फ़र्क समझना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हमने कर लिया और तमाम तर प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पर स्टडी कर ली है। अब हम चलते हैं लास्ट एप्लीकेशन विच इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। आइए उसको डिस्कस करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस स्टूडेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ना तो हीट को सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना ही हीट को सिस्टम से बाहर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें नाइदर द हीट इज़ एंटर इनटू द सिस्टम और नॉर द हीट कैन एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। हीट को अलाउ नहीं किया जाता कि वो सिस्टम के अंदर दाखिल हो सके या सिस्टम से बाहर आ सके। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एडियाबैटिक प्रोसेस में कह सकते हैं कि एक ऐसा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है इन विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ नॉट पॉसिबल, विच मीन्स कि इस डेल्टा Q इज़ द हीट विच ऑलवेज एंटर द सिस्टम और सप्लाइड और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। डेल्टा Q इसमें हमेशा ज़ीरो होगा, यानी सिस्टम से ना तो हीट आप ले सकते हो और ना ही सिस्टम में हीट दे सकते हो। यानी पहले हमेशा हम पिछले तीनों प्रोसेस के अंदर हम हीट को सप्लाई कर रहे थे सिस्टम के अंदर। अब उसने कहा कि आप हीट को सप्लाई नहीं कर सकते, वजह कि पूरे का पूरा सिलेंडर जो है आपका पिस्टन सिलेंडर डिवाइस पूरी की पूरी आपकी हीट इंसुलेटेड है। हीट इंसुलेटेड का मतलब ये है कि ना ही हीट अंदर से बाहर जाएगी और ना ही बाहर से अंदर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर, आप देख सकते हैं कंसीडर एन आइडियल गैस कंटेन इन अ सिलेंडर। इस सिलेंडर में आइडियल गैस को मैंने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन है जिसका, जो कि ऊपर नीचे हो सकता है, फ्रिक्शनलेस और मूवेबल है। लेट द होल सिलेंडर, यहाँ मैंने लिखा लेट द होल सिलेंडर, पूरे का पूरा सिलेंडर, चाहे उसकी वॉल्स हो या उसकी बेस हो या पिस्टन हो, सबका सब क्या है, हीट इंसुलेटिंग है। इसके करने की वजह यह है कि आप समझ सकें कि हमारा सिलेंडर और पिस्टन, तमाम तर चीज़ें सिलेंडर और पिस्टन की हीट इंसुलेटिंग है, लिहाजा कोई किसी किस्म की हीट यहाँ से कहीं से भी इसमें एंटर नहीं कर सकती। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ द प्रोसेस इन विच देयर इज़ नो हीट ट्रांसफर, इट मीन्स डेल्टा Q इज़ ऑलवेज रिमेन जीरो इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू अगर मैं कह रहा हूँ डेल्टा Q जीरो हो गया, तो स्टूडेंट देखें, अगर मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q बराबर होता था डेल्टा U प्लस डेल्टा W के। यानी हम डेल्टा Q देते थे सिस्टम को, तभी तो सिस्टम की टेम्परेचर बढ़ता था और तभी वर्क डन होता था। अब वो कह रहा है कि फॉर एडियाबैटिक, अगर आप एडियाबैटिक के लिए काम कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये देखिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस सख्ती से कहता है कि इसमें किसी किस्म का हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। हीट ट्रांसफ़र बैन है, ज़ीरो है, ठीक है। हीट ना तो सिस्टम के अंदर जा सकती है, ना ही सिस्टम से बाहर आ सकती है, लिहाजा हम समझ गए कि डेल्टा Q ज़ीरो है। अब अगर इस डेल्टा Q को मैं एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन में पुट करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि Q मेरे पास ज़ीरो हो गया इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये कंडीशन बनेगी। तो आप समझें, गौर से इसको सुनिएगा स्टूडेंट, कि डेल्टा Q नहीं दे रहा तो फिर टेम्परेचर कैसे राइज होगा, या टेम्परेचर कैसे कम होगा और वर्क डन कैसे होगा, ये बात समझने की। और मैंने तमाम तर यहाँ पर ब्लू मार्कर से जो एक्सप्लेनेशन लिखी है देख सकते हैं आप, उसमें कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है।
अब डेल्टा यू यहाँ पे प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, लिहाजा इसकी दो इक्वेशन बनती हैं। एक इक्वेशन बनती है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यानी डेल्टा यू प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। एक ये इक्वेशन बनी मेरे सामने, और एक आप कहेंगे सर ये भी तो बन सकती है कि डेल्टा यू यहीं रहे, डब्ल्यू वहाँ जाके माइनस हो जाए। तो बिल्कुल एक इक्वेशन ये बनेगी कि डेल्टा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। दो किस्म की इक्वेशन है और दोनों के मतलब अलग अलग है, ठीक है। एक दफ़ा मैंने u को वहाँ लेके आऊँ माइनस में, एक दफ़ा मैं w को यहाँ लेके आऊँ, वर्क डन को माइनस में लेके आऊँ। कब कौन सा होता है ये आपको समझना है। ये एक्सप्रेशन हमेशा आप यूज़ करेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, और ये इक्वेशन यूज़ किया करेंगे आप एडियाबैटिक, अभी आपको समझाएंगे कैसा क्यों हुआ, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। आइए स्टूडेंट देखते हैं हम कि कैसे ये पॉसिबल हो रहा है कि सिस्टम में हीट दिए बिना, हीट आपने नहीं दी लेकिन फिर भी सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स अंदर गैस के उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। आइए देखते हैं। वो कहता है कि सिंस, ऊपर हम पढ़ चुके हर चीज़ कि हमने सिलेंडर को, पूरी बॉडी सिलेंडर की, पूरा सिस्टम विद पिस्टन मैंने हीट इंसुलेटिंग कर दी, यानी हीट जाने की गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब है सिंस इन दिस प्रोसेस वी कैन नॉट प्रोवाइड द हीट टू द सिस्टम। ये बात तो समझ में आ गई ऊपर की तमाम बातों से कि वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते प्रोवाइड हीट टू द सिस्टम, डेल्टा क्यू तो है ही नहीं। अब क्या करना है, देयरफॉर टू गेट वर्क डन, और अगर हम चाह रहे हैं कि डेल्टा क्यू ना दें और फिर भी वर्क डन करें, टू गेट वर्क डन हमें क्या करना होगा, वी रैपिडली डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर, यानी हमें खुद से क्या करना होगा, हमें यहाँ पर प्रेशर को रिमूव करना होगा। और जैसे ही हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, पिछले ही अभी एप्लीकेशन में आइसोथर्मल में आपने सीखा कि जैसे ही हम प्रेशर को कम करेंगे, सिस्टम ये रहा, कोई डेल्टा क्यू नहीं है, किसी किस्म की हीट ट्रांसफ़र नहीं की, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। ये रहा प्रेशर, 3 थे प्रेशर लगे हुए, मैंने कम करके आपके सामने या फिजिकल दिखाया आपको कि 3 ब्लॉक्स थे, मैंने 2 ब्लॉक्स कर दिए तो प्रेशर कम हुआ है। और अभी आपको समझाया था कि जब प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड होंगे, ठीक है। जब ये नीचे था इस वॉल्यूम पर, जब 3 प्रेशर मैंने रखे हुए इसके ऊपर, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब थे, मूव कर रहे थे, उनकी सम काइनेटिक एनर्जी थी और कुछ ना कुछ टेम्परेचर था, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसकी अभी इंटरनल एनर्जी U1 है, ठीक है। U1 का मतलब इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी इसका इस वक्त टेम्परेचर T1 है और U1 इसकी इंटरनल एनर्जी है। जैसे ही मैं इसका एक ये प्रेशर हटाऊंगा और इसको प्रेशर कम करूंगा, प्रेशर जैसे ही मैंने कम किया स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रेशर P1 था, यहाँ प्रेशर P2 कर दिया, यहाँ वॉल्यूम V1 था, यहाँ वॉल्यूम V2 कर दिया, बढ़ा दिया वॉल्यूम, प्रेशर कम कर दिया। जैसे ही प्रेशर कम करूँगा तो गैस के मॉलिक्यूल जिनकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, जैसे ही मैंने जगह बनाई तो गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड हुए, और जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड होते हैं उनका टेम्परेचर कम होता है। समझना है आपने, उनका टेम्परेचर कम होता है, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज होकर U2 हो गई, ठीक है। और U2 का मतलब है कि टेम्परेचर आपका जो है वो चेंज हुआ है। U1 की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और U2 वहाँ तब्दील हुआ है, तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 हो जाएगा। एक बात यहाँ पे समझनी है आपने बहुत गौर से कि मैंने गैस को एक्सपेंड किया है, और एक्सपेंड करने के नतीजे में, बहुत गौर से सुनना है स्टूडेंट, एक्सपेंड करने के नतीजे में क्या हुआ, डेल्टा U बराबर होता है U2 माइनस U1, ठीक है। U2 होता है फाइनल स्टेट, U1 होता है इनिशियल स्टेट पे इंटरनल एनर्जी। अभी मैंने आपसे कहा गैस को मैंने एक्सपेंड किया है, जैसी गैस एक्सपेंड होगी तो गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब है सेकंड स्टेट पे पहुंचते हुए, जैसे सेकंड स्टेट पे पहुंचेगा तो U2 की वैल्यू कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू U1 की वैल्यू। U1 जब वो कंप्रेस थे, दबे हुए थे मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे करीब थे, तो टेम्परेचर ज़्यादा था, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, यानी आपने प्रेशर कम किया, वंस यू गेट द प्रेशर रिड्यूस्ड, तो क्या हुआ उसमें आपके पास मॉलिक्यूल के लिए जगह ज़्यादा बन गई और मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज़ का मतलब है U2 आपके पास कम हो गई है, और जब कम वैल्यू में से आप ज़्यादा वैल्यू माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास डेल्टा U नेगेटिव में आता है। यानी जब U1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंस U2 इज़ लेस देन U1, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन में हमेशा टेम्परेचर कम होता है, तो U2 कम होगा, और जब U2 कम होगा लिहाजा आप कह सकते हैं कि इसमें आपका जो डेल्टा U है
वो नेगेटिव आता है। ठीक है, तो देखें मैं इसको रीड कर लेता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। टू गेट वर्क डन, हमें अगर वर्क डन चाहिए, वी रैपिडली डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर, हम फ़ौरन से एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, और जब डिक्रीज़ कर देंगे एंड अलाउ द गैस टू एक्सपेंड, जिससे गैस एक्सपेंड होगी, एंड ड्यू टू विच, जिस एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल, टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, एंड गैस बिकम कूल, और गैस ठंडी हो जाएगी, गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा, गैस की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, कम होने का मतलब है कि डेल्टा यू आपका नेगेटिव में आ जाएगा, लिहाजा देखें मैंने डेल्टा यू नेगेटिव में रखा है, और एक्सपेंड का मतलब होता है वर्क डन सिस्टम कर रहा है। अगर मैं यहाँ से गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से प्रेशर रिड्यूस करूँगा तो गैस के मॉलिक्यूल खुद इस पिस्टन को ऊपर लेके चले जाएंगे, और तो ये कौन सा वर्क डन होगा, ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, और एक्सपेंशन के अंदर आपकी डेल्टा यू नेगेटिव होती है, क्योंकि एक्सपेंशन में हमेशा किसी भी गैस को अगर एक्सपेंड करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम हो जाएगा, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर देयर इंटरनल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज्ड, और जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई है, U2 कम हो गया है, लिहाजा U2 माइनस U1 का आंसर ओवरऑल मेरा नेगेटिव में आएगा आंसर, और मैं कह सकता हूँ डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस साइनिंग, माइनस यहाँ माइनस है उसको एक्सप्लेन किया मैंने आपको, और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए हमेशा आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब चलते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन की तरफ। कंप्रेशन कब होगा, जब मेरा सिस्टम यहाँ पर है। ठीक है, और देखिएगा स्टूडेंट, मैं इसको रब करता हूँ और आपको यूँ बताता हूँ कि सिस्टम मेरा है यहाँ पर, ये मेरी पहली स्टेट है, मैंने करना है कंप्रेशन है। मेरा सिस्टम यहाँ पर है, तो मेरा यहाँ पे P1 प्रेशर 1 है, V1 वॉल्यूम 1 है, T1 टेम्परेचर 1 है, और T1 की वजह से U1 इंटरनल एनर्जी 1 है। जैसे ही मैं अगर एक्सपेंड करना चाहूँगा तो क्या होगा, टू गेट द वर्क डन सो वी रैपिडली इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा, अलाउ द गैस टू कंप्रेस, हम गैस को कंप्रेस करेंगे, और जैसी गैस कंप्रेस होगी स्टूडेंट देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रेशर बढ़ाया, अब ये प्रेशर बढ़ गया, 3 प्रेशर हो गए, तो मैंने कहा प्रेशर बढ़ के P2 हो गया, वॉल्यूम कम होकर V2 हो गया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़कर T2 हो जाएगा, और इंटरनल एनर्जी बढ़कर U2 हो जाएगी। कैसे स्टूडेंट, जब भी आप किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेशन के नतीजे में गैस के मॉलिक्यूल करीब आएंगे एक दूसरे के। ठीक है, जब करीब आएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर आपकी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ जाएगी। ठीक है, और अब जब आप कंप्रेशन के लिए जब आप डेल्टा यू की बात करेंगे कि सर डेल्टा यू निकालना है, तो ये होता है U2 माइनस U1। U2 सेकेंड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड स्टेट की इंटरनल एनर्जी को कहते हैं। जब मैंने उसको प्रेशर खुद से दिया है, इसका मतलब है कि मैंने ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है तो सिस्टम ने नीचे वर्क किया है। दिस इज़ कॉल्ड वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये था वर्क डन बाय द सिस्टम जो पॉजिटिव होता है, और जब हम खुद से एक्सटर्नल प्रेशर लेके सिस्टम को दबा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर डूइंग वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम के ऊपर काम करने जा रहे हैं, और यानी सराउंडिंग काम कर रही है सिस्टम के ऊपर, विच मीन्स कि डेल्टा W आपका नेगेटिव होता है हमेशा कंप्रेशन में, और जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है U2 बड़ा होगा, या मैं लिख भी देता हूँ कि सिंस U2 इज़ ग्रेटर देन U2 हमेशा बड़ा होगा। कब, जब आप कंप्रेस कर रहे होंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, एंड ड्यू टू दिस वी गेट डेल्टा U पॉजिटिव। हमारे पास जो डेल्टा U का आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको बताई मैंने। जब भी एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा गैस का, जिसकी वजह से डेल्टा U नेगेटिव आएगा। जब कंप्रेशन होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डेल्टा U का आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। और हम इन दोनों इक्वेशंस को, एडियाबैटिक की इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हैं जब भी आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात होगी। तो दिस इज़ फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन, एंड द सेकेंड वन फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एडियाबैटिक की तमाम तरह एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसके ग्राफ पे आऊँगा, और फाइनली आपको ग्राफ बताया जाएगा। यहाँ ग्राफ देख सकते हैं स्टूडेंट आप, यहाँ पे मैंने PV का ग्राफ बनाया है, और इसमें फिर से मैं बताऊँगा आपको कि इनिशियली मेरे पास प्रेशर P1 था, मैंने प्रेशर को कम कर दिया, P2 कर दिया, वॉल्यूम V1 था, ज़्यादा हो गया वॉल्यूम, V2 हो गया, और टेम्परेचर T1 था, टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन में हमेशा T2 कम होगा, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, T2 इज़ लेस देन T1 बिकॉज इट इज़ एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में हमेशा टेम्परेचर कम होता है, जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो कम होता है आपके पास। बनाएंगे कैसे स्टूडेंट इसको, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, और मैंने कहा कि ये पॉइंट में जो वैल्यूज़ हैं मेरे पास वो है P1
V1 और T1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने तीनों वैल्यू लिख ली। अब जब मेरा ग्राफ जाएगा तो ये इतना ज़्यादा पैराबोलिक कर्व नहीं होता, एडियाबैटिक का हमेशा थोड़ा स्टीप होता है। ठीक है, द ग्राफ ऑफ द कर्व ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ मोर स्टीपर देन दैट ऑफ द आइसोथर्म। ठीक है, मैं पहले आइसोथर्म बनाऊंगा यहाँ पे जो लास्ट टाइम बनाया था, फिर जो आपके पास है वो बनाऊंगा एडियाबैटिक। सपोज करें ये मेरे पास एक जो है वो आइसोथर्म है। ठीक है, आइसोथर्म में क्या होता था, प्रेशर जो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इससे पहले P2 V2 और T सेम रहता था, यानी यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे भी T1 रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, तो ये आइसोथर्म है। एडियाबैटिक में स्टूडेंट क्या होता है कि उसी पॉइंट स्टार्ट होता है और थोड़ा सा स्टीप आ जाता है, यानी थोड़ा सा सीधा आएगा, जल्दी से नीचे गिर जाएगा। आइसोथर्मल थोड़ा सा टेढ़ा होता है, यहाँ पे यूँ करके टेढ़े से थोड़ा सा ज़्यादा वो कर्व करता है, ये आइसोथर्म है। ठीक है, और ये जो कर्व है ब्लैक कलर का, ये एडियाबैटिक कर्व है। ठीक है, और एडियाबैटिक कर्व में जब कंप्लीट करेंगे तो प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा और टेम्परेचर चेंज होकर T2 हो जाएगा। याद रखिएगा, जो ब्लैक लाइन से बनाया मैंने वो एडियाबैटिक का कर्व है, जो ब्लू लाइन से बनाया वो आइसोथर्म है। एक साथ मैंने इसलिए बना दी थी कि आप डिफरेंस कर सकें, जब भी ग्राफ बनाने को आए तो आप हमेशा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का ग्राफ बच्चे सेम बना देते हैं, तो मैंने इसलिए एक साथ एक ग्राफ बनाया था कि आप डिफरेंस कर सकें कि आइसोथर्म थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, जबकि एडियाबैटिक थोड़ा सा स्टीपर आके नीचे आके आपके पास यहाँ खत्म हो जाएगा। तो दीज बोथ कर्व्स शो आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। इससे स्टूडेंट आज की क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तमाम तरह जो है एप्लीकेशन यहाँ पर ख़त्म होती हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक का आगाज़ करेंगे। मुझे इजाज़त दें इस क्लास के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।